मैं लखनऊ बहुत नहीं आया, लखनऊ मैंने बहुत कार्यक्रम नहीं किए क्योंकि राजधानी का हो सकता है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया हो। लेकिन लखनऊ में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं उन सारे कार्यक्रमों को भी मैं इस एक कार्यक्रम पर न्यौछावर कर सकता। आप तो ऊर्जा हैं, कवि की ऊर्जा आपका जोश ही होता है, कवि की ऊर्जा जनता की तालियां होती है, जनता का प्यार ही कवि की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। हमारे बीच में डॉक्टर हरिओम पवार सर मौजूद हैं हमारे महान कवि के तौर पे, और साथ ही बता दूं कि सर के टैलेंट की हम जितनी भी बात करें और उनकी तारीफ में जितने भी शब्द यूज़ करें मुझे लगता है कमी पड़ जाने हैं, क्योंकि वो खुद एक कवि हैं, वो खुद एक ऐसे पर्सन है जो शब्दों को सजाते हैं खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, निराला पुरस्कार, भारतीय साहित्य संगम पुरस्कार, रश्मि पुरस्कार और ऐसे कई पुरस्कारों के विजेता आज हमारे बीच में साक्षात मौजूद हैं और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम उन्हें लाइव सुनने वाले हैं। तो अब मैं आप सभी की इजाजत के साथ आप सभी की तालियों के बीच में इस मंच पर उनका हार्दिक स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करना चाहूंगी। सर, बहुत जोरदार तालियों के साथ ये मंच आपका है और मैं चाहूंगी कि सिंस किंग इज कमिंग ऑन द स्टेज, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। इतने रोचक, इतने श्रेष्ठ और आपके मन भावन कार्यक्रम के बीच में एक बोरिंग कार्यक्रम जोड़ा गया है। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी छोटे भाई शिशिर दीक्षित जी की है। तो मेरे जाने के बाद जो अच्छा बुरा सलूक करना हो वो शिशिर दीक्षित जी के साथ करना। मैंने 50 साल मंचों पर कविता पाठ किया है शिशिर जी, 50 साल। लेकिन मैं दिल से कहता हूं मैंने 50 सालों में इतनी श्रेष्ठ गणेश वंदना कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। मैं अभी भी अभिभूत हूं। जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस दी उनकी परफॉर्मेंस देखकर आज पहली बार पता चला कि लोग हमें कैसे सहते होंगे। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम में सामने से बैठ के एंजॉय कर रहा था। मुझे सुनने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं किसी ट्रैक पर नहीं गाऊंगा, मैं अपने ही ट्रैक पर गाऊंगा, अपना ही लिखा गाऊंगा। इसलिए आपको शब्दों के साथ, क्योंकि कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई बैंड बाजा नहीं होता, कोई ट्रैक नहीं होता, मैं अपने माध्यम से ही आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। जितनी देर आप चाहेंगे, पहले एक कविता सुनाऊंगा, अच्छी लगेगी तो एक और सुना दूंगा, और अच्छी नहीं लगी तो मैं 6-7 और सुनाने वाला हूं। मैंने एक चीज महसूस की, मैं बांटना चाहता हूं। भारत सरकार का ये अभियान 13 से 15 तक घर घर तिरंगा हम सबको प्रणम्य है, सब उसमें जुटे हैं, सब उसमें लगे हैं। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ है वो इस अभियान से भी मुझे आगे का लगा। अभियान है घर घर तिरंगा, लेकिन आज के कार्यक्रम का सारांश निकला हर दिल में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। ये घर घर तिरंगे से बड़ा अभियान है। अगर आपके सबके दिल में एक तिरंगे महसूस कराने के लिए यहाँ परफॉर्मेंस दी गई हैं, हमारे सेना के भी कुछ भूतपूर्व और कुछ शायद वर्तमान भी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो परिचय हो गया, मेरे तो भाई निकल आए यहाँ पर, ब्रजेंद्र जी पवार, जिनका ये स्कूल है। और मुझे नहीं पता था कि इतने श्रेष्ठ कार्यक्रम में आने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं तो कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, 4-5-6 कवि होते हैं, बारी बारी पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम सुनने को भी मिलेगा। शिशिर जी, मैं दिल से कह रहा हूं, अगर मुझे पहले से पता होता कि देश की, राष्ट्र की अस्मिता को, तिरंगे को समर्पित इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम आपने किया है,
तो मैं आपसे पैसे नहीं लेता, पैसे नहीं लेता। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूं, पढ़ा लिखा कवि हूं, जाट हूं और बेवकूफ नहीं हूं। जाट हो और बेवकूफ ना हो ऐसा कम होता है, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं पढ़ा लिखा कवि हूं। मैंने एक यूनिवर्सिटी में 40 साल कानून पढ़ाया है। मैं हिंदी का कवि संयोग से बन गया, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ मैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से दो चीजों ने जन्म लिया, जनता पार्टी ने और हरिओम पंवार ने। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहां है, लेकिन हरिओम पंवार आज इस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बच्चों के सामने कविता पाठ करने के लिए उपस्थित है। 50 साल तक मंच पर बने रहना ये जनता का प्यार है। मैं बैठ के सुनाऊंगा कविता और थोड़ा सा आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। बीच में कोई घूम फिर नहीं करेंगे, उससे मुझे असुविधा होगी। मुझे एक निश्चित समय दिया गया है, उसी समय में मैं कविता पढ़ूंगा। जितने देर क्लास में पढ़ाने का मिलता है एक टीचर को, उतना ही समय मेरा भी है। सब बैठ जाएं तसल्ली से, चिंता नहीं करें, बोर नहीं करूंगा मैं आपको, बोर नहीं करूंगा। आपका मन करे दिल से तो तालियां उठाना, और आपका मन नहीं करे तो मत उठाना, मत उठाना। लेकिन आप इतने उत्साही हैं। आदरणीय अनाउंस करती थी, हाउ इज जोश। वाह, इससे अच्छी ऑडियंस तो शायद कवि सम्मेलनों में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आप मुझे तालियां बजाकर बैठने की अनुमति दीजिए, मैं फिर आपको कविताएं सुनाता हूं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है, मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूं, मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूं। जनता के दुख दर्दों को गाने का दान मांगता हूं, जनता के दुख दर्दों को गान केवल ज्ञान। मैं पहली कविता सुनाता हूं अपनी सेना को समर्पित। आप मेरी बातों पर आश्चर्य करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं सनातनी धर्म में पैदा हुआ, भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैं सेना के समस्त जवानों को हाजिर नाजिर जानकर कहना चाहता हूं, मैं ये कहने का रिस्क लेता हूं, मैंने वो रक्षक देवता भगवान राम भगवान कृष्ण नहीं देखे। मैंने जो रक्षक देवता देखे हैं वो भारत के फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हुए हैं। ये हैं हमारे रक्षक देवता जो हमने देखे हैं अपनी आंखों से। मैं उनके सम्मान में कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैं मेरठ में रहता हूं। मेरठ में करगिल के युद्ध में मेरा एक विद्यार्थी कैप्टन मनोज तलवार शहीद हुआ था, उसका पार्थिव शरीर आया था। बहुत लोग थे उस भीड़ में, उनके पार्थिव शरीर की अंतिम शव यात्रा में। वहां मैंने खड़े होकर भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी थी। पहले मैं वो आपको वो सुनाता हूं, उसके बाद में आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि मुझे यहां कितनी देर टिकना है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, मैं ओज का कवि हूं। मैंने जीवन भर आग के आंसू गाए हैं। मैं पहली बार आंसू की आग गाता रहा मैं जीवन भर। 50 साल से मंचों पर मैं आंसू की आग गा रहा हूं, लेकिन यहां मैं पहली कविता आग के आंसू गाना चाहता हूं। आग के भी आंसू होते हैं, मैं आपको एहसास कराऊंगा, सुनिएगा।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है करगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। अरे वाह, सचमुच में अंदर तक भीगा हुआ हूं आपके इस लाड प्यार और स्नेह से। मैं 30 साल लाल किले में गया हूं कविता सुनाने शिशिर दीक्षित जी, मैं अपने दिल की सच बात बोलने जा रहा हूं। 30 साल मैंने लाल किले में कविताएं सुनाई हैं, लेकिन जिस मन से आज यहां इस सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बच्चे और उनके अतिथि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन इस एक समारोह पर न्योछावर करने की घोषणा करता। एक समारोह पर हमारे जो अतिथि अभी आए हैं, आप आ जाइए, मैं अंतिम परफॉर्मेंस हूं। बैठ जाए, कहीं बैठ जाए। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल मुझे देना, एक पल मेरे एहसास के साथ जुड़ना, तो मैं आपके केवल मस्तिष्क तक नहीं, मैं आपके दिल तक पहुंचूंगा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की। और 2 पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं तो आपके आकाश भर तालियां उठें। जोश इज हाई, उससे भी हाई कुछ हो सकता है। मैं 2 पंक्ति पढ़कर आपका एहसास जीतना चाहता हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी अपनी सेजों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले दिस इज जोश इज हाई। मेरा आना सफल हुआ। मैं लखनऊ बहुत नहीं आया, लखनऊ मैंने बहुत कार्यक्रम नहीं किए, क्योंकि राजधानी का हो सकता है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया हो। लेकिन लखनऊ में मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं, उन सारे कार्यक्रमों को भी मैं इस एक कार्यक्रम पर न्योछावर कर सकता। आप तो ऊर्जा हैं, कवि की ऊर्जा आपका जोशी होता है, कवि की ऊर्जा जनता की तालियां होती है, जनता का प्यार ही कवि की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, एक घटना ऐसी भी घटी, पूरे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, कल्पना नहीं है, सेना के लोग जानते होंगे।
वहां का एक बेटा शहीद हुआ था करगिल में। जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव आया, वीरेंद्र सिंह नाम था उस सैनिक का, तो उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान में गया हूं एक बार। तो उन्होंने सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैं इस पर एक लाइन लिखी है मैंने, जो दुनिया में घटना पहली बार घटे उस पर कोई क्या लिखेगा, वो तो स्वयं एक महाकाव्य है। फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी है, देखना चाहता हूं आप कितनी समझते हैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतराया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, साहब कोई दुनिया में क्या मुकाबला करेगा सेना का, फौज का, वर्दी का। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी बड़ी से बड़ी नौकरी ऑफर करके देख ले, आपको कोई कहे कि आपको 10 लाख महीना मिलेगा, आपको कोई कहे आपको 1 करोड़ महीना मिलेगा, कोई कहे कि आपको 10 करोड़ महीना मिलेगा, लेकिन आपको मेरे लिए मरना पड़ेगा। कोई करेगा नौकरी? इस शर्त पर कोई नौकरी करेगा कि आपको मेरे लिए मरना पड़ेगा? लेकिन हर सैनिक जानता है, हर फौजी जानता है कि उसको देश के लिए मरना पड़ सकता है, फिर भी वो एक सीमित पैसे की नौकरी करता है। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा जज्बा, इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम कोई हो ही नहीं सकता। जिसने वर्दी पहन ली वो देश है, वो देश का गौरव है, वो देश का सम्मान है, वो देश का रक्षक है, वो देश का देवता। मैं उसे कहता हूं रक्षक देवता, जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़ा है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। 10 लाइन और है इस कविता में, मैं वो पढ़ूं उससे पहले मैं 2 निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर। मैं किसी भी चैनल पर टीवी डिबेट में हूं, किसी कवि सम्मेलन में हूं या कहीं भी किसी रिकॉर्डिंग में हूं, मैं ये 2 अनुरोध हाथ जोड़कर अवश्य करता हूं। आप सबके आसपास 10 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर कोई ऐसा परिवार रहता होगा जिस परिवार ने देश के लिए शहादत दी होगी। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई देश के लिए शहीद हुए होंगे। हर किसी के 20 किलोमीटर में, 25 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में ऐसा कोई परिवार अगर आप जानते हैं कि रहता है, इस परिवार ने चाहे 62 में, चाहे 71 में, चाहे करगिल में, चाहे उरी में, चाहे पुलवामा में, चाहे किसी और कारण से देश के लिए शहादत दी है, तो आप साल में एक दिन या किसी त्योहार पर एक मिठाई का डिब्बा और कुछ फूल लेके उसके घर जाना शुरू कीजिए। जाइए उसके घर, वो परिवार ये महसूस करे कि पूरा देश उनको याद करता है, उनकी शहादत को सम्मान देता है। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे पर बैठे हो, रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, हवाई अड्डे पर बैठे हो, आप बैठे हो और आपके सामने से कोई फौजी वर्दी पहन के निकल रहा हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, तो आप 1 मिनट के लिए खड़े होकर ताली बजा दीजिए, ताकि सैनिक को लगे कि पूरा देश मेरी कमर पर है, पूरा देश मेरे साथ है, पूरा देश मुझे प्यार करता है। अब मैं कविता समाप्त करता हूं, सुनिएगा। क्या ये देश उन्हीं, एक बहुत गहरा सवाल है। आ जाए बिटिया,
आप लोग समय से आए हैं, हमने कार्यक्रम जल्दी शुरू कर दिया। कोई नहीं, देखिए मैं जानता नहीं, कई बार कोई वीआईपी भी आते हैं। अच्छा, संकट ये होता है जब बोलने वाले को पता नहीं हो कि आने वाला कितना वीआईपी है तो क्या करे उसके बारे में। डर भी लगता है कोई बुरा ना मान जाए, हो सकता है वो कोई मुख्य अतिथि हो। आपको सच्चा किस्सा सुनाता हूं। एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, एक दिन उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा पीछे बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। और राजीव गांधी ने दिल्ली में 140 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गाड़ी चलाई। पुलिस वालों ने देखा ये कौन है जो ट्रैफिक का नियम तोड़ रहा है, तो एक जगह से तो वो निकल गए। उन्होंने वायरलेस अगली चौकी पर किया कि पकड़ो इसको, कौन इतनी तेज कार चला रहा है। उसने भी नहीं पकड़ा, निकले चले गए। तो बड़े अफसर ने उस पुलिस वाले से पूछा तूने पकड़ा क्यों नहीं? बोले जी मैं नहीं पकड़ सकता। बोले पकड़ क्यों नहीं सकता, कौन था गाड़ी में? बोले ये मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन जिसका ड्राइवर राजीव गांधी था, ड्राइवर राजीव गांधी था तो कोई बड़ा आदमी होगा। तो मैं कुछ किसी से कह भी नहीं सकता कि मन से सुनिए, बस कवि सम्मेलन में डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं होता। और आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी कविता सुना के जाना चाहता हूं। अंतिम करता हूं इस कविता का। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्धवत, ये एकेडमी जो देश के लिए सैनिक तैयार करती हो, ये भी इससे बड़ा भी राष्ट्र का धर्म, इससे बड़ा भी राष्ट्र पर्व, इससे बड़ा भी राष्ट्र के लिए यज्ञ कोई हो नहीं सकता। कोई यज्ञ नहीं हो सकता। अगर फौज की वर्दियों के लिए आप तैयार करते हैं किसी को, तो ये सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम का यज्ञ है जिसको आप कर रहे हैं। शिशिर जी मैं बधाई देता हूं। अगर ऐसी एकेडमी देश में हो तो हमारी फौज को कभी भी अच्छे कैडेट्स की कमी नहीं पड़ेगी, उनको श्रेष्ठ कैडेट मिल जाएंगे जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। क्या ये हुजूर आप भी कहीं बैठ जाओ आर्यपुत्र, अच्छा कैमरेमैन है। मैं इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। हंसी में नहीं कह रहा, ये इतिहास है मेरा। मैंने कभी भी जीवन में सरकारों के लिए कविता नहीं लिखी, और मैं आज भी मानता हूं कविताएं कभी भी किसी भी काल में सरकारों का समर्थन नहीं होती। कविताएं जब भी सरकारों का समर्थन करेंगी, या तो कविता मरेंगी या सरकार गिरेंगी। मैंने जीवन भर नहीं किया समर्थन। एक कविता लिखी समर्थन में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए तो मुझसे रहा नहीं गया कि ये तो काम बड़ा हो गया। मैंने उनके समर्थन में कविता लिख दी लंबी, और उन्हीं को जा सुनाई, उन्हीं को जा सुनाई। बोले तूने तो कहा था कि तू सरकारों के पक्ष में लिखेगा ही नहीं, तुझसे मैंने लिखवा ली ना। मैंने कहा जी लिखवा तो ली, पर दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता मरेगी या आपकी सरकार गिरेगी। मेरी कविता चली, सरकार गिरी, सरकार गिरी। उसके बाद से मैंने किसी के पक्ष में नहीं लिखी। अंतिम पंक्तियां सुनिए, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैं आपको अगली कविता सुनाने के लिए केवल तैयार कर रहा हूं अभी। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। क्या ये देश उन्हीं का है जो, अंतिम पंक्तियां सुनना। और मैंने आखिरी पंक्ति एक मैं ऐसी लिखना चाहता था ब्रजेंद्र जी, जो नेताओं के खिलाफ बहुत सख्त हो, बहुत सख्त, लेकिन ऐसी भी हो कि उनकी समझ में ना आए, और समझ में आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं वहां से निकल जाऊं। आप देखिए क्या इससे कोई सख्त बोल सकता है किसी के खिलाफ? नेता के लिए सबसे ज्यादा, मेरे घर में बहुत हैं, एमपी भी, एमएलए भी, मंत्री भी, और मुझे सारे के सारे पसंद नहीं करते। मैं उनसे जाके बताऊंगा मत करो आप पसंद। लखनऊ की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने मुझे पसंद किया, प्यार से सुना, इसलिए मुझे आपकी चिंता नहीं है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। चौथी लाइन पर ऐसी तालियां चाहूंगा मैं याद करता हुआ जाऊं हवाई अड्डे तक, हवाई अड्डे के बाद भी।
सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने। शिष्य जी, ऐसे कार्यक्रम में बुलाने के लिए तो आपको मुझसे उल्टे पैसे लेने चाहिए थे। ये किसी कवि को मिलने वाली ऊर्जा का बड़ा स्तर है जो आपसे मैं लेके जाऊंगा। आपसे कुछ अब अगर आप मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं तो मैं एक गंभीर कविता सुना दूंगा। आप लोग ही गंभीर हो सकते हैं, आप लोगों में उत्साह हो सकता है। एक गंभीर कविता सुन लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ताली बजवा के चला जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये शायद कुछ ठीक नहीं किया। मैं एक कविता तालियों के लिए नहीं, जहां अच्छा लगे बजाना, लेकिन एक गंभीर कविता सुनो, उसका विषय इसी कविता में आ जाएगा। देखिए मैंने क्यों लिखी कविता। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। तो मालिक ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले, उनसे जाके मेरी नमस्ते तो कह सकते हो। मालिक ने कहा कि मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके बोला मेरे पिंजरे में एक तोता है, उसने पिंजरे से अपने गुरु को राम राम भेजी है, कोई यहां उसका गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठा और आया कि हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा कि तुम्हारे शिष्य ने मेरे पिंजरे में है, वो उसने आपको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते पूछा मेरे गुरुदेव मिले क्या? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुदेव, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुनना, और आप तक पहुंच जाए मेरी बात तो उठाना आकाश भर तालियां। पिंजरे का तोता भी मर गया। मालिक ने जब पिंजरा खोला, तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, उसे मरना आना चाहिए। एक गंभीर कविता सुनाता हूं, फिर आप तालियों वाली सुनना चाहेंगे तो मैं तालियों वाली भी सुना दूंगा। एक गंभीर कविता सुन लीजिए। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। धरती के तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का। समझना एक एक पंक्ति। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। बीच में एक भी उठेगा तो मेरी 150 लाइन की कविताएं हैं, कोई 4 लाइन बिना बोले बिना देखे नहीं बोल पाता। मैं 150 लाइन की कविता पढ़ने जा रहा हूं बिना बोले, तो कोई बीच में आएगा जाएगा तो मुझे थोड़ी सी असुविधा होती है। फिर सुनिएगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों की ज्योत किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का।
धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां फिर दिल में तीर की तरह चुभे तो मुझे प्यार देना। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परवेश दिखाई देता है, खूनी पंजों के बाजों में, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। समझ जाओ कहां बोल रहा हूं तो ही बताना। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश। मैं जानता हूं इतने छोटे बच्चों ने तालिबान नहीं पढ़ा होगा। मैंने 3 महीने उनका 300 साल का इतिहास पढ़ने के बाद कविता लिखी है। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता। मेरा साहस देखना, मैं दावा करता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में 100 सालों में आपने कभी किसी ओज के कवि से इतना साहस कविता में नहीं सुना होगा जितना मैं कर रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मेरे हौसले देखो कितने, मैं कहां तक जा रहा हूं। इसे कहते हैं फेंकना। मैं कितनी ऊंची, लंतरानी, लंतरानी का ये शब्द है ना, फेंको। मैं भी फेंक रहा हूं, मेरे फेंकने को स्वीकार करना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मेरी पूरी दुनिया से, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। पूरी दुनिया से कह रहा हूं, मेरा पूरी दुनिया से विद्रोह है। मैंने जीवन भर विद्रोह गाया है, विद्रोह लिखा है, इतना विद्रोह लिखा, इतना गाया, किसी ने मुझसे शादी भी नहीं की। कैसा आग से शादी कौन करे। आप मुझे आज सुनिए मन से, हरिओम पवार किसी कवि का नाम नहीं है शिशिर दीक्षित जी, एक जलती हुई आग की लपटों का नाम है हरिओम पवार। मैं उन आग की लपटों का नाम हूं जिन आग की लपटों को छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा केवल मैं करता हूं। आने वाला दुनिया वालों समय तुम्हें दुत्कारेगा, नई महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम। सुनना, तालिबान 8 लाइन में, शायद मैं आपको इतिहास भी पढ़ाऊं। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर रखते हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर रखते हैं। वे भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की शैतानी शर्म हुई पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती है दादी नानी। 600 साल पुराना पाषाण युग ला रहे हैं। औरत को कोई हक ही नहीं है, स्कूल नहीं जा सकती, सर्विस नहीं कर सकती, टीवी पे नहीं जा सकती, आदमी के साथ नहीं बैठ सकती। कल का नया आदेश, मैंने आज का टेलीग्राफ अखबार पढ़ा मैंने सुबह सुबह, उनका नया आदेश आया है, महिला और पुरुष साथ साथ दिखने ही नहीं चाहिए।
ये घरों में भी रोकेंगे क्या? तालिबानों की शैतानी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों, एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं उनकी पाषाण युग। ये सोच इस युग में, तालिबानों की शैतानी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशत गर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई शर्म नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे, औरत केवल काया भर है बच्चे औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनके पापों सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकता है, सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। 71 साल आयु है मेरी। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे मोड़ आते हैं, अपने भी छोड़ के जाते हैं, मेरे भी अपने छोड़ के गए, लेकिन शायद इतना बुरा, इतना दुख, इतने आंसू, इतना क्रंदन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं जिया जो एक दृश्य को देख के जिया। उन दिनों किसी ने टीवी देखे हो तो एक दृश्य ऐसा है जिस दिन मैंने देखा मुझ पर क्या गुजरी। मैं 3 दिन भूखा रहा और जब तक मैंने कविता लिखने का फैसला नहीं कर लिया मैंने कुछ खाया नहीं। एक दृश्य है वो, इससे बुरा क्या दुनिया में हो सकता है। इनके पापों को दामन सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग, जब यानों के पहियों, काबुल से भागने के लिए लोगों ने यानों के पहियों से चिपट गए। ये भी नहीं सोचा कि क्या ये संभव है हवाई जहाज उड़ेगा तो यानों के पहियों पर कोई जिंदा रह जाएगा। जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देख, जो मुझे कहना है अब कहता हूं सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं। दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहा है एक तरफ अमेरिका है, कहीं भी युद्ध हो रहा हो दुनिया में, लोग समझते हैं रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, नहीं साहब, रूस और अमेरिका लड़ रहा है। ताइवान में आप समझते हैं चीन और ताइवान लड़ेंगे, वहां भी चीन और अमेरिका लड़ेंगे। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका समझ जाओ और आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो फिर उठे तालियां, जोश कम मत करना, हाई रहने दीजिए। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, अब तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों, तुमको अपने पापों के ही। कोई अगर छोटा पंखा हो उपलब्ध तो कहीं लगा दें थोड़ा सा, बाई चांस हो तो। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। 20 साल पहले आए थे ये कहने के लिए कि हम तालिबान को समाप्त करने आए, लेकिन किया क्या आपने? जो किया वो बता रहा हूं। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन से काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, समझ जाओ तो उठाना तालियां, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते।
मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और एक लाइन फिर अच्छी लगे तो तालियां उठा देना। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो। मैंने इसलिए अंतिम छंद लिखा इसका, 15 अगस्त को पिछले साल, एक साल पहले जब उनके हाथ में पूरा अफगानिस्तान आ गया, तो उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, आपने सुना होगा अगर आप ज्यादा न्यूज सुनते होंगे तो, कि वी हैव गॉट आवर मदरलैंड अफगानिस्तान, आवर नेक्स्ट टारगेट इज द लिबरेशन ऑफ द कश्मीर, ड्यू टू आवर ब्रदरहुड वी विल लिबरेट by jihad, we will support our brothers in Jammu and Kashmir, the war of the liberation of the Jammu and Kashmir. वो आके मदद करेंगे जम्मू कश्मीर के जिहादियों की। तब मैंने एक छंद लिखा है, सुनिएगा। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। अब नहीं कहूंगा एक बार भी ताली बजाओ, मैं देखना चाहता हूं देश से कितने जुड़े हैं। पर आज के लिए ये पंक्तियां मैं चुन के लाया हूं। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने नहीं उछाला पूरे सदन को, तुम्हें काहे का हरिओम पवार। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए। ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएं, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और देखना चाहता हूं कितना जोश आई है। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। सुनना 4 लाइन। अब मैं नहीं कह रहा आपसे ताली बजाइए, मैं नहीं कह रहा उछलिए, मैं नहीं कह रहा खड़े होइए, मैं ये कह रहा हूं कि खुद को रोक सको तो रोक के दिखाइए। हम कोयल के आंगन में, हम भारत में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर आतंकी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। शिशिर दीक्षित जी, मुझे आप यहाँ पढ़ाने के लिए नौकरी दे सकते हैं क्या? मैं रिटायर हूँ, मेरे को और तो कुछ काम है नहीं आजकल जी। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों। और ध्यान से सुनना, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति को आप कैसे लेंगे मैं नहीं जानता, मैंने बहुत सोच समझ के लिखी है। मेरे शब्दों पर जाना, मैं पूजा करता हूं उस आदमी की, लेकिन फिर भी एक बात कहने की आज जरूरत है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया,
कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को बतला दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से। देखिए, आपका दिल करे बल्लियां उछलने को, तो बल्लियां उछलना। अगर जय बोलनी है तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये है हमारा घर घर तिरंगा। 2 लाइन पढ़ रहा हूं, 2 लाइन पढ़ रहा हूं, आपका जोश अब देखना चाहता हूं। आपने पहले ही ऐसे जोश खत्म किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी उन पंक्तियों पर आप इतने जोश में आएंगे, लेकिन आप आए। तो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं, उस पर क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बल्लियां उछलने का मन करे तो उछलना। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला। देखिए, मैंने कहा मैं सत्ता में किसी का समर्थक नहीं हूं, मैं पिछले 50 सालों से हिंदुस्तान की हर सरकार का स्थायी विपक्ष हूं, स्थायी विपक्ष। 50 सालों से किसी से कोई प्रलोभन नहीं पाया, किसी से कोई पुरस्कार नहीं लिया, लूंगा भी नहीं जीवन भर। लेकिन किसी का कोई बहुत बड़ा काम लगे तो मुझे अच्छा लगता है। मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ। शिशिर जी, ब्रजेंद्र जी, हमारे शशि जी बैठे हैं, मैं साहित्य में जिंदा रहने की मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। मेरे दिल में देश है, मैं केवल इस एहसास के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ, इसके सिवा मेरी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ और मैं जाते समय देखना चाहता हूं कि मुझे किस याद से आप भेजना चाहते हैं। यहां से सुनिएगा। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, तैयार हो जाना। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, कल ये होने वाला है, हम भी दुनिया के दादा हैं, कल ये हो। खत्म करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जितना समय दिया गया था, मुझे जितना, मैं बहुत अनुशासित व्यक्ति हूं। भारत माता की, भारत माता की। मैं ताजों के लिए समर्पण, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध कराहों पर, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं दिल सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर। गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे बीच में एक महान कवि के तौर पे
श्री हरिओम पवार सर मौजूद थे। सर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि एक छोटा सा क्वालिफिकेशन सेरेमनी और